तो आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों पर। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी अनोखे हैं। हाँ, ये कोई बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कक्षा 8 की किताब से लिए गए 50 सवालों की एक लिस्ट है बस। जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत दिलचस्प तरीका है इन छोटे छोटे बुनियादी तथ्यों को एक साथ रखकर ये देखना कि क्या हम आज की जो बड़ी बड़ी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं उनकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, मिशन यही है, इन सीधे साधे सवालों के पीछे जो गहरे कनेक्शंस छिपे हैं उन्हें खोजना। ये समझना कि कैसे भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, ये सब बातें कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। और वो तस्वीर कभी कभी थोड़ी डरावनी भी हो सकती है। सही कहा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला टुकड़ा, पृथ्वी की कुल सतह का सिर्फ 30% हिस्सा ही जमीन है। सिर्फ 30%? मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि दुनिया में जमीन ही जमीन है, पर असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। हम एक पानी की ग्रह पर रहते हैं। बिल्कुल, जिस पर जमीन के बस कुछ टुकड़े हैं। और ये आंकड़ा, ये सुनते ही एक तरह का दबाव महसूस होता है ना? हाँ। मतलब हमारी पूरी सभ्यता, हमारे शहर, हमारे खेत, सब कुछ बस उस छोटे से 30% हिस्से पर टिका हुआ है। ये तो बहुत कीमती है। और इस कीमती जमीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस लिए होता है? मुझे लगा था कि शायद शहर बसाने में या फैक्ट्रियां लगाने में। लेकिन इन स्रोतों के हिसाब से जवाब है कृषि, खेती। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। ये इसलिए हैरान करता है क्योंकि हमें शहर और सड़कें तो दिखती हैं, लेकिन खेतों का जो विशाल पैमाना है वो हमारी नजरों से अक्सर दूर रहता है। सही बात है। दुनिया के अरबों लोगों का पेट भरने के लिए एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर खेती करना जरूरी है। और यहीं से कहानी का एक और सिरा जुड़ता है। कौन सा? इन्हीं स्रोतों में एक सवाल ये भी है कि जमीन पर जो दबाव बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? और जवाब है जनसंख्या वृद्धि। तो ये तो सीधा सीधा हिसाब हुआ। मतलब ज्यादा लोग तो ज्यादा पेट, और ज्यादा पेट मतलब खेती के लिए ज्यादा जमीन चाहिए। हाँ, और जब आप एक सीमित जमीन पर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं तो जमीन की सेहत बिगड़ने लगती है, जिसे भूमि क्षरण कहते हैं। बिल्कुल। और इन सवालों में इसका एक कारण बताया गया है अत्यधिक चराई। मतलब जब बहुत सारे जानवर एक ही जमीन पर लगातार चढ़ते रहते हैं। मुझे ये हमेशा एक छोटा सा गांव का मुद्दा लगता था, पर जब आप इसे बड़े स्केल पर देखती हैं तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? बहुत बड़ा। देखिए, जब घास की पूरी परत हट जाती है तो मिट्टी खुल जाती है। फिर हवा उसे उड़ा ले जाती है, पानियों से बहा ले जाता है। और अगर ये प्रक्रिया चलती रहे तो वो उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगती है। अच्छा, इसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं? हाँ, जिसका जिक्र भी इन सवालों में है। और ये सिर्फ राजस्थान के रेगिस्तान का फैलना नहीं है, ये पंजाब के किसी हरे भरे खेत का बंजर हो जाना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। स्रोत में एक समाधान का जिक्र है, टेरेस खेती, सीढ़ीदार खेत। हाँ, और ये कमाल का आइडिया है। मतलब पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले लोगों ने हजारों साल पहले ही इस इंजीनियरिंग की समस्या को सुलझा लिया था, बिना किसी मॉडर्न तकनीक के। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। क्या? टेरेस फार्मिंग में बहुत मेहनत लगती है और उसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। तो आज की तेज दुनिया में कई युवा इन पारंपरिक तरीकों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। तो मतलब ये ज्ञान और तकनीक दोनों ही खतरे में हैं। हाँ। यहाँ एक और आंकड़ा है जो चौंकाता है। भारत, चीन, अमेरिका और ब्राजील में से भारत में जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वही तो। इसके दो मतलब हैं। एक तरफ तो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज आज भी कितनी गहराई से कृषि पर निर्भर है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी एक कमजोरी भी दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास उद्योग या शहरी विकास के लिए जमीन का विस्तार करने की गुंजाइश बहुत कम बची है। और ये हमारी जमीन और पानी के संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव डालता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो हमने जमीन की बात की जो एक तरह से नींव है, लेकिन उस नींव के ऊपर जो पतली सी जिंदा परत है यानी मिट्टी, उसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। इन स्रोतों में बताया गया है कि मिट्टी अपक्षय यानी चट्टानों के टूटने से बनती है। हाँ, और ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी होती है। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में सैकड़ों, कभी-कभी तो हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल?
जी, लेकिन एक बड़ी बाढ़ या आंधड़ उसे कुछ ही घंटों में बहा कर ले जा सकता है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस साल की फसल खराब होगी। तो फिर पर लाई गई जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। और इसीलिए तो दुनिया की सारी महान सभ्यताएं नदी घाटियों में ही पनपी। लेकिन आज के दौर में इसका एक और मतलब है। जो देश नदी के बहाव में ऊपर की तरफ है, जैसे चीन ब्रह्मपुत्र के मामले में, बिल्कुल, वो बांध बनाकर इस उपजाऊ गाद को रोक सकता है, जिसका सीधा असर नीचे बसे देशों जैसे भारत और बांग्लादेश की खेती पर पड़ सकता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन स्रोतों में मिट्टी को सीधे फसलों से जोड़ा गया है। जैसे काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी है। हाँ, और इसी वजह से दक्कन का पठार, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, वो भारत का कॉटन बेल्ट बना। इसने मैनचेस्टर से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक सब पर असर डाला। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है। लेकिन मिट्टी का भी तो क्षरण होता है और उसे बचाने के लिए एक तकनीक बताई गई है, समोच्च जुताई। कॉन्टूर प्लाउइंग। हाँ, ये क्या है? सैद्धांतिक रूप से ये बेहतरीन है। मतलब ढलान के साथ साथ हल चलाना, ताकि पानी को बहने की जगह जमीन में सोखने का मौका मिले। अच्छा। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। छोटे किसानों के लिए, जिनके पास शायद ट्रैक्टर नहीं है या जिनके खेत का आकार अजीब है, उनके लिए इसे अपनाना एक आर्थिक चुनौती बन जाता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक समाधान नहीं रह जाता। एक मिनट, मिट्टी के कटाव का एक बड़ा कारण फिर से अत्यधिक चराई बताया गया है। ये शब्द तो हमने भूमि क्षरण के संदर्भ में भी सुना था। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा अपराधी है जो दो अलग अलग जगहों पर एक ही जुर्म कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इंटरनेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। ज्यादा जानवर मतलब ज्यादा चराई मतलब घास खत्म मतलब मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव मतलब जमीन का बंजर होना। ये एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। बिल्कुल। और ये कटाव मिट्टी की सबसे कीमती परत को खत्म कर देता है, जिसे शीर्ष मृदा कहते हैं। तो इस तबाही को रोकने का सबसे सीधा उपाय क्या बताया गया है? वृक्षारोपण, पेड़ लगाओ। हाँ, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक जाल की तरह पकड़ लेती हैं। ये एक ऐसा समाधान है जो बार बार हमारे सामने आएगा। लेकिन ये भी कोई जादुई छड़ी नहीं है। गलत जगह पर गलत प्रजाति के पेड़ लगाना, जैसे सूखी जमीन पर यूकेलिप्टस लगाना जो बहुत ज्यादा पानी सोखता है, वो असल में भूजल स्तर को और भी नीचे गिरा सकता है। तो क्या और कैसे लगाना है ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। मिट्टी को बहने के लिए पानी चाहिए, और ये हमें हमारे अगले संसाधन यानी जल तक ले आता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन इन स्रोतों में एक बहुत बड़ा पैन छिपा है। क्या? धरती पर मौजूद मीठे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा हिमनदों यानी ग्लेशियर में जमा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपका एटीएम कार्ड आपको दिन में सिर्फ 100 रुपए निकालने की इजाजत देता है। अच्छा। हमारे लिए उपलब्ध मीठा पानी जैसे नदियां और भूजल वो 100 रुपए है, और ग्लेशियर में जमा पानी वो 1 करोड़ है, जो हमारे पास तो है पर हमारी पहुंच से बाहर है। और हम उस 100 रुपए के साथ क्या कर रहे हैं? स्रोत साफ साफ कहता है कि ज्यादा इस्तेमाल से जल स्तर नीचे जा रहा है। ये एक अदृश्य संकट है। नदी सूखती हुई दिखती है, बांध में पानी कम होता हुआ दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे का पानी वो हमें तब तक नहीं दिखता जब तक हमारे हैंडपंप और कुएं जवाब नहीं दे देते। मैं एक बार राजस्थान के गांव में थी, जहां सारे कुएं सूख चुके थे। जब तक आप लोगों की आंखों में वो घबराहट नहीं देखती, तब तक जल स्तर नीचे जाना सिर्फ एक किताबी जुमला लगता है। उस दिन मुझे इसका असली मतलब समझ आया था। तो समाधान क्या है? जमीनी स्तर पर वर्षा जल संचयन का जिक्र है। ये तो सदियां पुरानी तकनीक है। बिल्कुल, और ये आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, जहां बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय नालों में बह जाता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस पानी को पकड़कर वापस जमीन में भेजता है। हाँ। और बड़े पैमाने पर बांधों का जिक्र है, जिनके कई फायदे बताए गए हैं। सिंचाई, बिजली, मछली पालन। हाँ, लेकिन बांध एक दोधारी तलवार की तरह है। वे विकास का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वे अपने पीछे विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश की कहानियां भी छोड़ जाते हैं। अच्छा। जब आप एक नदी का प्राकृतिक प्रवाह रोकती हैं, तो उसका असर सिर्फ उस जगह पर नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर डेल्टा तक महसूस होता है, जहां मछुआरों की जिंदगी और खेती दोनों प्रभावित होती हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, और यहाँ सिर्फ पानी की मात्रा का सवाल नहीं, गुणवत्ता का भी है।
जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों का अपशिष्ट बताया गया है। और हमारा प्राकृतिक जल चक्र जो वाष्पीकरण से पानी को साफ करता है, वो इन आधुनिक रसायनों और भारी धातुओं को हटाने के लिए नहीं बना है। तो ये जहर पानी में घुल जाते हैं, मछलियों में जाते हैं और फिर हमारी थाली तक पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे हमने खुद जहरीला बना दिया है। और जब बारिश कम होने से ये चक्र टूटता है तो सूखा पड़ता है। बिल्कुल, ये सब कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक चक्र है। और जब हम उस चक्र के किसी भी हिस्से के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वो प्रदूषण से हो या ज्यादा इस्तेमाल से, उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। ये पानी और मिट्टी, ये दोनों मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं, जो हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। स्रोत का एक बुनियादी नियम है, किसी भी जगह की वनस्पति वहां की जलवायु तय करती है। हाँ, और इसका उल्टा भी सच है। मतलब वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है। अमेज़न के वर्षावन अपनी खुद की बारिश पैदा करते हैं। जब हम उन जंगलों को काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं हटा रहे होते, हम उस पूरे क्षेत्र के मौसम के पैटर्न को बदल रहे होते हैं, जिससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अधिक वर्षा होती है और टुंड्रा वनस्पति बर्फीले इलाकों में मिलती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों का भी जिक्र है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम है जो लाखों सालों में विकसित हुए हैं। सवाना के घास के मैदानों ने ही तो हमारे पूर्वजों को 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना सिखाया था। ये हमारा अपना इतिहास है। और इस वनस्पति के लिए खतरा क्या है? एक जाना पहचाना शब्द, वनों की कटाई। और समाधान? वही पुराना दोस्त, वृक्षारोपण। हम फिर उसी बिंदु पर आ गए। पेड़ लगाना, भूमि, मिट्टी, जल और जलवायु, इन सभी समस्याओं का एक साझा समाधान लगता है। वन एक तरह से हमारे ग्रह के इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है। वो हमें वो सब कुछ मुफ्त में देते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। साफ हवा, साफ पानी और एक स्थिर जलवायु। और आखिर में वन्यजीव, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा। स्रोत के अनुसार 2 मुख्य कारण हैं, वनों की कटाई और शिकार। सीधी सी बात है, जब हम उनका घर ही छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आवास का विनाश किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। शिकार तो सिर्फ आखिरी कील होती है। उनकी रक्षा के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, लेकिन क्या ये काफी हैं? मतलब बस कुछ संरक्षित टापू बना देना? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन काफी नहीं। जानवरों को घूमने के लिए बड़े बड़े गलियारों की जरूरत होती है। अगर हम एक जंगल को दूसरे से जोड़ने वाले रास्ते ही खत्म कर देंगे तो ये राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए सुंदर जेल बनकर रह जाएंगे। यहाँ रेड डेटा बुक का भी उल्लेख है, ये क्या है? ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये हमारे ग्रह के लिए एक तरह का इमरजेंसी रूम चार्ट है। अच्छा।